हेलो एवरीवन। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएमएस बाई कुंदन सर पे फिर से सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो आने में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किस प्रकार से डिफर है। साथ में इसमें जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें 2 क्वेश्चन है। पहले वाले में ये बोला गया है, पहले में आपको दिख रहा होगा कि पहले में ये सिर्फ ये बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में बेटा ये है कि लैंग्वेज के क्वेश्चन से कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनता है तो उसमें रूट्स भी होते हैं, उनके नेचर्स भी होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके भी होते हैं। ये सारे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से किस प्रकार से अलग है। साथ में ये भी कि जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके जो दोनों क्वेश्चन है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेटा द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले ही पढ़ा है पॉलिनोमियल में कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है उस पे मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यानी कि यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अगर किसी वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि किसी भी वेरिएबल पे पावर 2 है, तो उसको बोलेंगे कि वो डिग्री आपकी 2 है, मैक्सिमम डिग्री, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा इक्वल का साइन होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए। और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल का पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम एक बात लिखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता था ax² + bx + c। समझना इस बात को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे ax² + bx + c। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे p of x से। जस्ट सेकेंड चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है इसके बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है जब इस पूरे वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर पुट कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए और बीच में इक्वल का साइन हो जाए, तो ये बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके जीरोज होते हैं। अगर इसमें मैक्सिमम जीरोज अल्फा और बीटा है तो इनके रूट होंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। इनके रूट होंगे और इनके रूट भी अल्फा और बीटा सेम ही होगा, यानी कि जीरोज और रूट दोनों सेम चीज़ है। कहने का मतलब बस ये है कि यहाँ पे वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो जीरोज कहलाता है। मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसको जीरोज बोलते हैं। मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई या अल्फा बीटा एक ऐसा नंबर है, ऐसी वैल्यू है एक्स की जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। और अगर इस पॉलिनोमियल को हम लोग 0 करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख के, जैसे ही 0 के बराबर रखेंगे तो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 0 के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू निकालें तो जो x की वैल्यू आएगी वो भी जीरोज ही होगा, जिसका नाम क्या लिया गया है, रूट। यानी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन जीरोज एंड रूट। सिर्फ एक कहने का तरीका है। जैसे ये जो आपका है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसमें 0 के बराबर बिना पुट किए अल्फा बीटा निकाली जाती है और यहाँ 0 रख के अल्फा बीटा निकाली जाती है। दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। यहाँ पे जीरोज नाम दिया गया और यहाँ पे रूट नाम दिया गया। लेकिन अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वो ax² + bx + c के फॉर्म में ही होगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा होगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी 0, यानी कि x² का कोफिशिएंट 0 होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। या फिर इसको इसमें भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। उस कंडीशन में बेटा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे।
कहीं भी अगर आपके एग्जाम में आता है कि ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना समझना है कि उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है या नहीं। इससे ज़्यादा का पावर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम पावर यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। इतनी बात समझ में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, यानी कि जीरोज को ही रूट बोला जाता है, जो जीरोज है वही रूट है। इस जीरोज में भी हम लोग पढ़े थे अल्फा और बीटा, और यहाँ भी है अल्फा और बीटा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सेकेंड एक्सरसाइज में कि इनमें क्या रिलेशन है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में तो बस उतना ही है कि इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, और इस फॉर्मेट में लैंग्वेज के क्वेश्चन को बनाने का कुछ क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से एक बार देख लो। लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि उसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले बेटा एक लीनियर इक्वेशन भी होता है। लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती है। इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होगा ही होगा, अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 होगा, लेकिन मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होगी, 1। दूसरी बात आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बताया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, लेकिन ये वाला 0 नहीं हो सकता है। मतलब मेरी बात समझिए, अगर मैं ये कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अच्छा, 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये भी है। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना जरूरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा देख लो। इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट में लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट में है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, x माइनस 3 है सर, x माइनस 3। अब इस क्वेश्चन में बताने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया गया है, और यहाँ पे a इंटू बी, यानी कि 2 टर्म है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, 2x यहाँ से, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा। यहाँ से a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ऑफ एक्स माइनस 6, ये 2x और ये 2x दोनों बगल सेम है, एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू 7 है, यानी कि a 0 नहीं हो सकता, बाकी 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला हमारा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर होगी बात। सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड देख लो बेटा। सेकेंड में ये बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स। इसी को पलट दिया गया है, 3 माइनस एक्स, ये बोला गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 ऑफ एक्स भी होगा इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 2x। अब बताओ 2x यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस 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 ऑफ माइनस जुड़ जाएगा, 4x आप प्लस 6 इक्वल टू 0। यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ जाएगा, b की वैल्यू -4 आ जाएगा, और c की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि a बराबर 0 नहीं है और मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। थर्ड पे चलते हैं। इजी है सारे, अगर आप एक बार ध्यान से देखो बेटा तो बन जाएगा।
और अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। उम्मीद है कि यहीं कि अगर आप हिम्मत रखे रहेंगे तो फिर से जीतेंगे और फिर से आप जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन अगर हार जाओगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो कभी नहीं बनेगा और कभी बना भी नहीं पाओगे। तो ये मत सोचो। मैथमेटिक्स अगर आपकी वीक भी है तो आप देखते चलो, एक बार ऐसा होगा कि जब लगेगा कि अब तो ये ईजी है, बना लोगे। x-2 और x+1, थर्ड में x-2 और x+1 इज इक्वल टू x-1 और x+3। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, थर्ड वाला आप देख लो। तो प्रोडक्ट तो पढ़े ही होगे, इस x के मल्टीप्लाई इन दोनों में और -2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो x का इन दोनों में होगा तो x² प्लस x, -2 से होगा तो -2x -2 इज इक्वल टू x से इन दोनों में होगा तो x² प्लस 3x, -1 से होगा तो -x और -3। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x -2x और 3x, अब सब x को एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा x और -2x बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ x, ये माइनस ऑफ 3x, ये माइनस वाला प्लस ऑफ x, और ये -2 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। इसमें कहीं भी x² नहीं दिख रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। टू कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही होगी बात, बहुत इजी सी बात है। जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है बेटा वो बेहतरीन है, अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें डर नहीं लगेगा। और उसमें एक चीज़ मैंने ये भी बता रखा है कि उस क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से हम लोग रीड करेंगे और कैसे इजी तरीके से उसका इक्वेशन बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखेंगे पूरा तो आपको लैंग्वेज के प्रॉब्लम में डर नहीं लगेगा। अगर आप थर्ड चैप्टर का देखे होंगे तो आप जान गए होंगे कि हम उसमें आपको ईजी वे में बताने की पूरी कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, x-3 ब्रैकेट में 2 of x प्लस 1 इज इक्वल टू x और x+5। फोर्थ है ये, क्या करना है, x का मल्टीप्लाई 2x में तो ये हो जाएगा 2x², x और 1x -6x -3 बराबर x² प्लस 5x। सीधी सी बात है, यहाँ पे x² बच जाएगा, 2x² में से एक x² जाएगा बेटा तो आपको एक x मिल जाएगा, 2x² में से एक x² जाएगा तो x² मिल जाएगा, -5x और ये भी आएगा उधर तो -5x -10 of x हो जाएगा। यहाँ पे देखो x -6x -5x हुआ और ये प्लस का 5x उधर जाएगा तो -5x -5x दो बार रहेंगे तो -10x हो जाएगा और -3। टू कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, सो इट इज क्वाड्रेटिक। जहाँ x² का कोफिशिएंट दिखे या x² दिखे तो वो बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला देख लीजिए, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में भी बेटा प्रोडक्ट है वो आप भी बना लोगे। 6 में a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी बन जाएगा। आप 7th में देख लो क्या कह रहा है कि 7th पे एक बार हम बता दे रहे हैं 7th में क्या कह रहा है। उसमें एक अलग सा फॉर्मूला है x+2 का, और नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x और ब्रैकेट में x² -1, ये हो जाएगा x³ एक a प्लस बी का होल क्यूब यूज करना है बेटा। यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब में क्या होगा, a³ प्लस b³ यानी 2 2 4 2 8, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू 2x इंटू x², 2x³ 2x इंटू 1 -2x। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने यूज किया है
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 6x इंटू एक्स यानी कि 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 यानी कि 12x, 2x क्यूब माइनस 2x। अब एक बात बताओ बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बताना है कि ये है या नहीं है। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब है, एक x क्यूब बच जाएगा ना, और यहाँ पे जैसे ही x क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, 6x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर है, 12x 2x उधर जाएगा तो प्लस का 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, बिकॉज देयर इज अ टर्म ऑफ x की पावर 3, x की पावर 3 हमको नहीं चाहिए। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 3 नहीं हो सकता है। तो एक और लास्ट है, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। 8 नंबर देख लीजिए, समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको लगे कहीं भी दिक्कत है तो बेटा पॉज करके भी आराम से समझ सकते हो। थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ है, इधर बीच में हम भी गर्मी की छुट्टी मना रहे थे। अब फिर से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि इस मैथ का जैसे ही कंप्लीट होगा मैं फिजिक्स का भी आप लोगों को कुछ चैप्टर्स बना के दे दूँ। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी कुछ परसेंटेज अच्छे बनेंगे। लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1। जो लोग पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं, जैसे 3rd चैप्टर का या 2nd चैप्टर का, वहाँ देखोगे बेटा तो आपको बहुत नई नई चीज़ें मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जो डिजिटल बोर्ड पे जो लोग अभी पढ़ा रहे हैं वहीं सबसे नया दे रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है कुछ नया। हालांकि हम लोग भी जल्दी ही डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, और लेकिन थोड़ा सा अभी समय है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ पे अगेन फिर से होल क्यूब आ गई है, तो a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए बेटा। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, यानी एक्स क्यूब की कहानी नहीं है। बस ये चेक कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है या नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर भी नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ये प्लस का माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8, 3 2 या 6x इंटू प्लस का हो जाएगा 6x स्क्वायर। देखो 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इधर आएगा तो माइनस। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उस साइड जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा 6x इंटू 2 यानी कि 12x इज इक्वल टू 0। अब ये 12x स्क्वायर 6x स्क्वायर बताओ 4x की स्क्वायर माइनस का है, और ये 6x स्क्वायर प्लस का है, तो 6 में से 4 चला जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 12x दोनों मिला दिया जाएगा तो माइनस 13x और 8 और 1 9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 2, और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड में क्या है, लैंग्वेज के क्वेश्चन है। तो लैंग्वेज वाले में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि सर लैंग्वेज के क्वेश्चन को पढ़ें कैसे, और पढ़ें तो फिर बनाए कैसे। तो उसमें क्या होता है, हर एक क्वेश्चन में एक नया चैप्टर घुसा होता है, हर एक चैप्टर एक नई कहानी घुसी होती है। उस नई कहानी को समझने के लिए बेटा डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना होगा, और जितने अच्छे से रीड करोगे क्वेश्चन उतना ही मजा आएगा उसको बनाने में। हालांकि बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो लगभग 90% बच्चों को पता होता है। उसमें ना पता होने वाली एक बात होती है, जो आप लैंग्वेज को पढ़ते हो तो पहला दिमाग में ये जाता है कि ये लैंग्वेज का सवाल ही टफ है, हमसे नहीं बनेगा। आप ये सोचो कि वो बनेगा, उसको अच्छे से पढ़ो, जरूर बनेगा। बस अच्छे से पढ़ने आना चाहिए लैंग्वेज के क्वेश्चन में, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन में बोला गया है, पहले वाले में देखना आराम से। बस हम लोग इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग को उसका लॉजिक पता होना चाहिए, तो वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब बताओ दिमाग में ये जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। एक रेक्टेंगल है,
जैसे मेरा फ़ोन जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो भी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ है। आपके आसपास ही बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक रेक्टेंगल होगा जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगा। घर के पीछे और आगे खेत होंगे वो भी एक रेक्टेंगल में होगा जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगा। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया बेटा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी पता होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वो रेक्टेंगल पाथ का जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, अब जो लेंथ है प्लॉट की वो एक अधिक है। किससे अधिक है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन, जो लेंथ है प्लॉट की वो एक अधिक है। किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसी प्लॉट के ब्रेथ के 2 गुने से एक अधिक है उसकी लेंथ। कहने का मतलब ये है कि अगर उस प्लॉट के ब्रेथ 10 मीटर है तो उसका 2 गुना करेंगे तो 20 होगा, और एक और ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा, तो उसकी लेंथ 21 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो लेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिएगा, उसमें हम लोग ये कह सकते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर। अगर हम ये कहते हैं कि जो उसके ब्रेथ है वो x मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ होगा वो ब्रेथ के 2 गुने से एक अधिक होगा। इतनी बात समझ में? अगर हमने ये मान लिया कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो उसकी जो लेंथ होगी उसके ब्रेथ के 2 गुने से एक अधिक मीटर होगा, यानी कि उसकी जो लेंथ होगी वो होगा इतना मीटर। इतनी बात समझ पा रहे? अगेन ये बोला गया एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये कितना दे रखा है? एल इंटू बी दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। 5 to 8 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। लेंथ की जगह कितना रख देंगे बेटा? 2x + 1, और ब्रेथ की जगह कितना रख देंगे? x। ये बताओ इसमें कुछ नया था? हमें तो नहीं लग रहा है भाई। लेंथ और ब्रेथ आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होता है। लेंथ और ब्रेथ लंबाई चौड़ाई, इनका गुणा करने पर एरिया देता है। तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू दे रखा है, एल की वैल्यू पता ही चल गया, बी की वैल्यू हमने मान लिया था, और यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 2x² + x - 5 to 8 = 0। आप बताइए ax² + bx + c के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज भी इसी तरीके से होगा कि कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से कैसे उसको सॉल्व कर पाएँ। हालांकि अभी तो ये नहीं बताया जाएगा, अभी ना बताया गया ना बुक में कहीं है कि इसको पढ़ क्यों रहे, लेकिन फिलहाल बस इतना समझिए कि कहीं पे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 3। अब प्रोडक्ट मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों में दिक्कत होता है कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट कुछ है नहीं बेटा, ये बताओ 2 × 3 = 6। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट 2 नंबरों के गुणा करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट बनता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि वो किसी 2 चीज़ का मल्टीप्लाई होगा या 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। अगर बोले कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स यानी तीनों के मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा, तो यहाँ भी वही है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं के मल्टीप्लाई का रिजल्ट दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि 2 नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और उनका प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो उनके प्रोडक्ट का यानी उनके मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होगा वो 306 दिया हुआ है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है बेटा क्रम से आने वाले नंबर, यानी एक के बाद एक। अगर हम ये कहते हैं कि एक नंबर 99 है तो जस्ट उसके बाद आने वाला नंबर 100 होगा, यानी एक बढ़ जाएगा। तो हमें ये नहीं पता कि वो 2 कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो ये मानना पड़ेगा हम लोग को। लेट सेकेंड क्वेश्चन में लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू x + 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो बोला गया प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 306। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x² + x - 306 = 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। क्लियर? थर्ड देख लो, थर्ड भी अच्छे से पढ़िएगा। इतना इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस पढ़ने आना चाहिए क्वेश्चन।
थर्ड भी देखो पढ़ के आप बना लोगे, 7-8 क्लास का बच्चा भी अगर अच्छे से पढ़ा रहा होगा तो वो भी इस क्वेश्चन का इक्वेशन बना सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से उनको एक चैप्टर पढ़ाई जाती है, 8 क्लास के बच्चे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आप तो वैसे भी धुरंधर हो, आराम से बनाओगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की माँ किससे 26 साल बड़ी है? रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी कि रोहन की माँ रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर, वो 26 साल बड़ी है रोहन, खुद रोहन से। यानी कि अगर हम ये कहें, अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों की एज हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग मान लें कि रोहन की एज x वर्ष है तो रोहन की माँ की कितनी होगी? x + 26। अगर हम रोहन की माँ की x वर्ष माने तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x - 26, यानी उससे वो छोटा होगा। फिर तो हम लोग को क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट एज ऑफ रोहन्स एज x ईयर्स। अगर रोहन की एज x ईयर्स होगा तो रोहन्स मदर की एज कितनी होगी? x + 26 ईयर्स। इतनी क्लियर होगी बात, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनके उम्र के प्रोडक्ट के बारे में। अगेन प्रोडक्ट यानी कि दो के प्रोडक्ट, यानी दो के मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई, और नंबर्स किस में होने चाहिए? ईयर्स में होना चाहिए, यानी कि दोनों के ईयर्स का जो मल्टीप्लाई है उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू दे रखा है 360। अगेन 360, पहले भी शायद 603, अच्छा 3, ठीक है 603। तो एक बात बताओ, अगर घर में आपके सदस्य जितने भी हैं, किसी की उम्र 10 साल है, 15 साल है, 25 साल है, 65 साल है, 1 साल बाद कितनी होगी सबकी? तो सबकी एज में 1-1 साल ही तो ऐड होगा। जो 10 साल का होगा वो 11 साल का होगा, जो 15 साल का होगा वो 16 साल का होगा। ठीक उसी तरह से बेटा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि ये दोनों लोग जिस उम्र के हैं 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x + 3, 3 साल बढ़ जाएगा। और रोहन्स की जो माँ है उनकी उम्र हो जाएगी x + 26 + 3 यानी 29। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के बाद जो इनका एज है, इनका प्रोडक्ट x + 3 और एक ब्रैकेट में x + 29, और इनकी वैल्यू दे रखा है 360। समझ में आ रही होगी बात, क्लियर है? इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं था, हमने एज मान लिया किसका? रोहन का x वर्ष, तो रोहन की माँ की उम्र होगी x + 26 जो दिया हुआ है। 3 साल बाद की बात करें तो अगर x 3 साल बड़ा होगा, रोहन 3 साल बड़ा होगा, तो उनकी मम्मी भी 3 साल बड़ी होंगी, 26-29 साल अब बड़ी हो जाएंगी, इससे 3 इसमें भी ऐड हो गया। अब कह रहा है कि दोनों के प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो कितना है? 300, यानी मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट यानी प्रोडक्ट कितना है? 360, 306। व्हाट वुड लाइक टू फाइंड रोहित प्रेजेंट एज, रोहित की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना था, सही में हमने उसका x मान भी लिया था। अब इन्हीं का प्रोडक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा x² + 3x 29x, यानी कि दोनों मिलाकर हो जाएगा 32x + 29 × 3 - 360 = 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी जो सेकंड चैप्टर इन सेकंड एक्सरसाइज में ये बोला गया है। और एक बच रहा है आपका लास्ट 4 नंबर, पढ़िए उसको भी अच्छे से, पॉज करके बेटा पढ़ लिया करो, और ये पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप देखो टाइम एंड वर्क जो है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये आपके 3rd चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है, 4th चैप्टर में है, यानी कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज के सभी क्वेश्चनों पे कमांड बनानी है, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन करा रखा है 3rd चैप्टर का। तो आप पूरा देखिएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं, वहाँ से सीखने की कोशिश करना। बोट एंड स्टीम का मैंने एक अलग से, ये पाइप एंड सिस्टम का मैंने एक क्वेश्चन बना रखा अलग से वीडियो, उसमें आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। टाइम एंड वर्क में, तो टाइम एंड वर्क का भी देख लेना, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है एक फिक्स स्पीड से, 480 किलोमीटर की दूरी कहीं भी, मतलब उसको लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और एक सर्टेन स्पीड है, फिक्स स्पीड है। अब वो ट्रेन ही कर सकता है या एरोप्लेन कर सकता है। तो अब मान लेते हैं कोई ट्रेन है गोरखपुर से चली और सीधे 480 किलोमीटर के बाद जाके वो रुकी और एक फिक्स स्पीड से वो तय की। आगे बोला गया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए,
जिस भी स्पीड से अगर वो ट्रेन गई थी, अगर उसमें बेटा 8 किलोमीटर पर आवर से कम करोगे, स्पीड कम करोगे, तो उस दूरी को तय करने में समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं। यानी कि अगर आप ही कोचिंग आते हो और कोचिंग किसी दिन लेट हो गए, यानी कि कम समय में पहुंचना होता है, तो आप स्पीड बढ़ा देते हो, और अगर किसी दिन आराम से जल्दी निकलते हो तो धीरे धीरे आते हो। कहने का मतलब ये है कि इस फिक्स दूरी को तय करने के लिए स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और स्पीड घटा देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये बोला गया है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तब उसको 3 घंटे समय ज़्यादा लगते हैं। अब बताओ, जब 3 घंटा समय ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा। सेम दूरी को तय करने के लिए अगर स्पीड कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमको यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें फाइंड आउट हो सकती थी, एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, या फिर एक्चुअल स्पीड कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है। तो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो आपको हमने कई बार बता रखा है, आप याद रखिएगा, हमने बहुत बार बताया है कि अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम करेंगे, और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करेंगे। और अगर डिस्टेंस ही निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे। ये 3 बातें हमने बहुत बार बताई है आपको, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे इधर बता दे रहा हूँ, एक बार समझ लो इसको, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले को हमने आपको बता रखा है, वो चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर आपको बेटा टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिवीजन हमेशा डिस्टेंस में ही होगा। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि डिवीजन डिस्टेंस में ही होगा। टाइम से करोगे तो स्पीड, स्पीड से करोगे तो टाइम। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस ही चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्पीड इंटू टाइम। एक ये बात याद रखिएगा। दूसरी एक बात याद रखने वाली ये है कि अगर आपको इक्वेशन स्पीड में बनानी है, यही स्पीड पूछ रहा है, टू फाइंड स्पीड, कुछ भी देखो, टू फाइंड स्पीड, अगर स्पीड फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन किस में होना चाहिए, टाइम में। और टू फाइंड, ये याद रखना है बेटा आपको, टाइम। अगर टाइम फाइंड आउट करने के लिए बात कह दी जाए तो इक्वेशन किस में बनाना है आपको, स्पीड में। हालांकि स्पीड पूछ रहा है, स्पीड में ही इक्वेशन बनाओगे तो भी आंसर आएगा। टाइम पूछ रहा है, टाइम में इक्वेशन बनाओगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन इजी तरीके से या इजी वे में करने के लिए अगर स्पीड पूछ रहा है तो आप टाइम में इक्वेशन बनाओ, और टाइम पूछ रहा है तो स्पीड में बनाओ। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी स्पीड बतानी है तो हमें किस में इक्वेशन बनाना पड़ेगा, टाइम में। और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, देन जो टाइम है मान लेते हैं वो कितना है, t1 आवर्स। अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तब टाइम कितना है, t1 आवर्स है। नाउ व्हेन स्पीड डिक्रीज बाई 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब स्पीड कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम, देन टाइम कितना लग रहा है, t2 आवर्स लग रहा है। इतनी बात समझ पा रहे हैं। हमने क्या बोला था कि अगर स्पीड फाइंड आउट करना है तो हम टाइम में इक्वेशन बनाएंगे, इसलिए हमने पहले वाले टाइम को t1 माना है और बाद वाले टाइम को t2 माना है। मेरी बात समझिएगा अच्छे से। स्पीड बतानी है ट्रेन की, तो हमने मान लिया ये स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, ये फाइंड आउट करना है। अगर x किलोमीटर पर आवर से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसको समय कितना लग रहा है, t1। नाउ व्हेन द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज बाई 8 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगा बेटा, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्पीड कम होगी तो समय कितना मान लिया हमने, t2 आवर्स। अब खुद सोच के बताओ, t1 ज़्यादा है या t2 ज़्यादा है। जब स्पीड कम किए हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि t2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि समय जो दूसरा वाला है माइनस पहला वाला है, इन दोनों में अंतर 3 आवर्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दूसरा वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं पहले वाले टाइम से 3 घंटा अधिक है, ये वाला समय 3 घंटा अधिक है। ये बात समझ पा रहे हैं। और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर
डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, जो समय लग रहा है t2 उसमें स्पीड है x माइनस 8। आपको सॉल्यूशन में ये सब मिल जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन ये कहाँ से आए ये सब आपको नहीं बताया गया है। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये डायरेक्ट इक्वेशन बना दिया गया है, इसको समझने के लिए आपको ये प्रोसेस समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि स्पीड में इक्वेशन बनाते तो पहले टाइम t लगता तो बाद में t+3 लगता। अब यहाँ से कहानी बनता कि अगर t समय पे स्पीड x1 है तो t+3 पे x2 होता और फिर उसमें डिफरेंस करते। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्पीड फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन टाइम में ही हम बनाएंगे। अब ये देखना होगा कौन सा समय ज़्यादा है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला। तो दूसरा वाला समय ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें स्पीड कम है। तो दूसरा वाला समय कितना ज़्यादा है, 3 घंटे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3 घंटे ज़्यादा है तो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे तो 3 घंटे आना चाहिए। और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। जिस टाइम में लगा है ये t2 उसमें स्पीड है x-8 और t1 जो समय लगा है वो उसमें स्पीड है x और दूरी दोनों में कांस्टेंट है 480। इतनी बात समझ में आ गई, इतना आप लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद ऊपर में सॉल्व कर देना, खत्म हो गया कहानी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 480 को कॉमन कर लिया जाएगा। 480 को अगर हम कॉमन कर लेते तो यहाँ से बनेगा 1 - x-8 प्लस 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। क्लियर। 480 अगर इधर चला आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर एलसीएम हो जाएगा x, इधर एलसीएम हो जाएगा x-8 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x-8 इज इक्वल टू 3/480। क्लियर हो गया बात। एक एक बात समझना अच्छे से। अब यहाँ से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइड बाई क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² माइनस 8x इज इक्वल टू 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो x² माइनस 8x इज माइनस कर दें अगर ये इक्वल टू तो 160 इंटू 8 और एक तरफ ले आएंगे तो x² माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा स्पीड। समझ में आ रही बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और कहीं भी दिक्कत होगा बेटा तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।